नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कर्नाटक में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री रहमान खान के आरक्षण बढ़ाने वाले बयान पर कहा कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि रहमान खान यही वो व्यक्ति है जिसने कहा था कि सभी मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए ताकि लिंगायत मुख्यमंत्री को हराया जा सके। ये रहमान खान नहीं जो बोल रहे हैं, दरअसल ये कांग्रेस है। कांग्रेस की यही सोच है। उन्होंने कहा कि देश को ये देखना चाहिए कि गांधी खानदान के इशारे पर कांग्रेस की क्या सोच है। ईरानी ने दावा किया कि रहमान खान गांधी परिवार के इशारों पर ये बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो आरक्षण बढ़ा देंगे। वैसे संविधान के मुताबिक धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता। कर्नाटक में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर प्रतिबंध के वादे को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बीच शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि मैं डीके शिव कुमार से कहना चाहती हूं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ऐसे में अच्छा है कि हनुमान मंदिर बनाने को लेकर झूठे वादे ना करें। क्या उन्हें प्रियंका गांधी के बारे में पता है? मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अमेठी में उन्हें गली में नमाज अदा करते हुए देखा है। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि हम सब जानते हैं कि जो इस्लाम में विश्वास रखते हैं वो मंदिर नहीं बनाएंगे। डीके शिव कुमार के नेता ही मूर्ति पूजा और मंदिर के खिलाफ हैं, तो क्या ऐसे में डीके शिव कुमार मंदिर बना पाएंगे? गौरतलब है कि कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने गुरुवार 4 मई को कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने पर हम पूरे राज्य में हनुमान मंदिर का निर्माण करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने स्मृति ईरानी के हमले पर पलटवार करते हुए कहा कि वो झूठ बोल रही हैं। इससे कर्नाटक में होने वाली हार की झुंझुलाहट साफ दिखती है। उन्होंने आगे कहा कि वैसे आप मौन सिर्फ गांधी परिवार के खिलाफ विष उगलने के लिए ही तोड़ती हैं। दिल्ली में आपके घर से कुछ ही दूरी पर इस देश की सबसे होनहार बेटियां शोषण के खिलाफ धरने पर बैठी हैं, लेकिन उनके लिए एक शब्द नहीं फूटा आपसे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद अपने पाकिस्तानी समकक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी को आतंकवाद उद्योग का प्रमोटर और प्रवक्ता बताते हुए कहा कि भुट्टो जरदारी एससीओ सदस्य देश के विदेश मंत्री के रूप में आए थे। यह बहुपक्षीय कूटनीति का हिस्सा है और हम इससे ज्यादा कुछ नहीं देखते हैं। पाकिस्तान के आतंकवाद से सामूहिक रूप से निपटने के आह्वान पर विदेश मंत्री ने कहा, आतंकवाद के पीड़ित आतंकवाद पर चर्चा करने के लिए इसके अपराधियों के साथ नहीं बैठते। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने शुक्रवार 5 मई को गोवा से अपने देश वापस लौटने के बाद भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि भारत की आलोचना के पीछे उसकी अपनी असुरक्षा की भावना है। बीजेपी हर मुसलमान को आतंकवादी बताने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों के समक्ष कश्मीर पर सैद्धांतिक स्थिति रखी गई। कश्मीर पर हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। भुट्टो ने कहा कि उन्होंने भारत की जमीन पर बैठकर कश्मीर की वकालत की। जब तक भारत अपना एक तरफा फैसला वापस नहीं लेता तब तक बात नहीं बनेगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि सदस्य देशों के सामने पाकिस्तान का मामला रखा गया। बीजेपी और आरएसएस के प्रचार का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय मंत्री बीजेपी की भावना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो मुसलमानों के खिलाफ नीतियों को बढ़ावा देती है। भारतीय सत्ताधारी पार्टी और आरएसएस मुझे और हर पाकिस्तानी को आतंकवादी घोषित करना चाहती है। एससीओ समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत चीन के संबंध को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत चीन के रिश्ते सामान्य नहीं हैं और ये तब तक सामान्य नहीं हो पाएंगे जब तक सीमा पर शांति नहीं होगी। पीटीआई के मुताबिक जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री किन गैंग से पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद को हल करने और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया था। दोनों विदेश मंत्रियों ने एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर गोवा के ताज एक्सोटिका रिजॉर्ट में करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर जयशंकर ने ट्वीट भी किया कि दोनों नेताओं के बीच चर्चा सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने पर केंद्रित थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां किसी भी तरीके से उन्हें सिर्फ चोर साबित करने में जुटी हैं। मैं पीएम मोदी को ये दावे से कहना चाहता हूं कि आपने जिस दिन मेरे खिलाफ एक पैसे का भ्रष्टाचार भी उजागर कर दिया तो उसी दिन मुझे सरेआम फांसी पर लटका देना।
तो ये रोज की नौटंकी और तमाशा बंद कीजिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 16 अप्रैल को सीबीआई द्वारा की गई पूछताछ का भी जिक्र किया। गौरतलब है कि सीबीआई ने शराब नीति को लेकर सीएम केजरीवाल को एक गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए बुलाया था। सीएम केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने मेरे पीछे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और पुलिस को लगा दिया है। आखिर क्यों? इसका सिर्फ एक मकसद है और वो ये है कि किसी भी तरीके से ये साबित कर सके कि केजरीवाल चोर है और वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है। शरद पवार ने 5 मई को एनसीपी के अध्यक्ष पद से हटने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि मैं आपकी भावनाओं का अपमान नहीं कर सकता। आपके प्यार के कारण मैं इस्तीफा वापस लेने की मांग को स्वीकार कर रहा हूं। उनके इस फैसले पर अजीत पवार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शरद पवार के एनसीपी प्रमुख बने रहने के फैसले से मुझे और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिलेगी, साथ ही महाविकास अघाड़ी को और मजबूती मिलेगी। बता दें कि शरद पवार ने 2 मई को एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। भारतीय स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने फिट होने के बाद शानदार तरीके से अपने नए सेशन की शुरुआत की है। नीरज ने दोहा डायमंड लीग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने पहले ही प्रयास में जेवलिन को 88.67 मीटर दूर फेंककर सभी को पीछे छोड़ दिया और जीत अपने नाम दर्ज की। बता दें कि नीरज पिछले साल हुई दोहा डायमंड लीग में फिट न होने की वजह से हिस्सा नहीं ले सके थे। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शुक्रवार को आईपीएल के 16वें सीजन का 48वां मुकाबला खेला गया, जिसमें राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की टीम आमने सामने थी। वहीं राजस्थान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की टीम को 119 रनों का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में गुजरात की टीम ने 13.5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 119 रन बना दिए और 9 विकेट से मुकाबले को अपने नाम किया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।